वेलकम डेवलपर्स। अब हम नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मुझे अराउंड 5.5 इयर्स एक्सपीरियंस हो गया iOS डेवलपमेंट में। तो मुझे इस 5.5 इयर्स में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जिससे मुझे बहुत सीखने को मिला या फिर मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें थोड़ा-सा हम एडवाइस करेंगे कि वो जो गलती मैंने करी वो आप ना करो या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं वो आपके साथ थोड़ा-सा डिस्कस करें, ठीक है? तो ये प्योरली हमारी डिपेंड रहेगी हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यूज़। तो थोड़ा-सा बैक लाइफ चलते हैं, जब आप कॉलेज में थे या अभी होंगे या फिर कुछ भी चीज़ है, ठीक है? जब मैं कॉलेज में था तो मेरे पास ऑप्शन था कि अब मुझे क्या करना है? अब आपके पास बहुत चीज़ें होती हैं कि आप क्या करोगे? आप iOS डेवलपर बनोगे, एंड्रॉयड डेवलपर बनोगे या फिर बैकएंड डेवलपर बनोगे। तो अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं कुछ भी करूँ, इन तीनों में से कुछ कहाँ जाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि चलो iOS डेवलपर्स बन जाते हैं, तो आईफ़ोन के लिए ऐप डेवलप करेंगे, ठीक है? तो अब क्या होता है आपके पास 2 साल का वक़्त है कि आप इस लैंग्वेज को लर्न करो, ठीक है? लैंग्वेज कैसे बोल रहा हूँ, एंड्रॉयड के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, कोटलिन या जावा। iOS के लिए आपको स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी और अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो नोड जेएस या फिर जावा या फिर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ये क्या है एप्लीकेशन बनाने की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। आप फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन हर जगह होंगे, बस सिंटैक्स अलग होगा हर लैंग्वेज में। जैसे अगर एग्जांपल लें लैंग्वेजेस का, इंग्लिश है, हिंदी है, लिखने का तरीका अलग है लेकिन चीज़ तो सेम है ना। अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है या कोई हिंदी बोल रहा है, अगर वो सेम चीज़ बोल रहा है, किसी को एक्सप्रेस कर रहा है, तो चीज़ तो सेम ही कर रहा है लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। यही चीज़ हमारा प्रोग्रामिंग में भी है। अब मैंने iOS डेवलपर चुन ली तो अब क्या है आपको 2 साल तक स्विफ्ट के लैंग्वेज के जितने भी टर्म्स हैं वो पूरे ही सीखने पड़ेंगे। और हमारे जैसे हमें यूआई बनाना है तो यूआई किट के जो चीज़ें हैं सब चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? पूरा अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? अब हो गया आपका 2 साल तक। क्योंकि अगर मैं अभी बिग ऑर्गेनाइज़ेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या होता है, आप ही एक जैसे मतलब टीम साइज़ होता है, कम होता है और जो जैसे समझ लो कि मेरे उसमें अगर टीम में 2 मेंबर या 1 मेंबर थे, उसमें कोई कोड रिव्यू नहीं होता था, अपनी मर्ज़ी से कोड लिखो या कुछ भी करो। उसमें क्या होता था, अब जो नेक्स्ट डेवलपर जब आएगा, उसमें काम करेगा, उसी एप्लीकेशन में काम करेगा, तो वो आपको पक्का गाली बकने वाला है, चाहे आपने सही से भी किया हो या गलत से भी किया हो, क्योंकि वो उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। लाइक कितना उसने पढ़ा है या फिर उसकी थोड़ी आपसे नॉलेज कम होगी तो वो तब भी आपको गाली बकेगा कि भाई इसने ये ऐसे-ऐसे किया है, ठीक है? तो ये अब वक़्त आ जाता है 2 साल के बाद हमें थोड़ा-सा अपने कोडिंग स्टाइल पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे अपना एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, कौन-सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं और आर्किटेक्चर्स कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ें अब सबके लिए कंबाइंड हो गई। सेम चीज़ें एंड्रॉयड डेवलपर ने भी पढ़नी है, बैकएंड डेवलपर्स ने भी पढ़नी है, iOS डेवलपर्स ने भी पढ़नी है। अब फिर ठीक है, अब आप गए इंटरव्यू देने। अब पहले तो क्या होता था 2 साल तक आपसे स्विफ्ट के क्वेश्चन पूछे, आपने बता दिया, आप सिलेक्शन हो गया। अब अचानक से क्या हुआ, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, आप इंटरव्यू देने गए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ट्री है, ट्री की हाइट निकालो। सेकंड क्वेश्चन एलआरयू को इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। अब क्या हो गया, अरे यार ये क्या पूछ दिया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। पर आप जब देखोगे ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं कहाँ? आपके कॉलेजेस में। तो मैं आपको बोल दूँ जो कॉलेज में ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, फिर उसके बाद एल्गोरिथम्स हो गई या फिर हमें डेटाबेसेस हो गए, फिर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। ये 4 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको कभी छोड़ने ही नहीं है, ये आपको हर जगह पढ़ने हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप कुछ भी एप्लीकेशंस बना रहे हो, चाहे बैकएंड में बनाओ या एंड्रॉयड में बनाओ या आईओएस में बनाओ, एट लास्ट वो कहाँ चलनी है? ऑपरेटिंग सिस्टम में चलनी है, ठीक है? तो अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कांसेप्ट्स अच्छे से पता होंगे, तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि प्रोसेसर्स होती हैं, थ्रेड्स होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड में आ गई। तो ये चीज़ आपको पता होंगी, तो ये आप तीनों लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज है। अब 4 साल के बाद आप iOS डेवलपर, एंड्रॉयड डेवलपर नहीं रहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो। उसमें क्या होता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि जो लैंग्वेज है ना, आपको लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिंटैक्स ही सीखना है। जो फंक्शन है, फंक्शन सेम होगा लेकिन उसकी लैंग्वेज में अलग-अलग डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट सिंटैक्स होगा। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा और वो आराम से आप 3 मंथ्स में सीख सकते हो। और आपका जो डिज़ाइन पैटर्न्स है, आर्किटेक्चर्स है, वो आपने सीख लिया अच्छे से, तो आप कोई भी लैंग्वेज हो, आप वही डिज़ाइन फॉलो करोगे और आप आराम से उस चीज़ को बना सकते हो, ठीक है? तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, तो आप इनको तो गाँठ बाँध लो कि आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है। अगर सबसे पहले अगर जो कॉलेज डेज़ से निकले हैं, उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ते रहो इन चीज़ों को, चारों चीज़ों को। चाहे थोड़ा-सा टाइम निकाल के स्विफ्ट सीखना है, उसमें आपको स्विफ्ट भी सीखनी है, लेकिन उस समय आप फ्रेश रहोगे क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, एल्गोरिथम वगैरह सीख के आए हो।
अब बात होती है कि यार हम तो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ ही नहीं करते अपने प्रोजेक्ट्स में, या कभी हमने देखा ही नहीं ऐसी चीज़ें। लेकिन आपने क्यों नहीं देखा? क्योंकि आप छोटी ऑर्गनाइज़ेशन में काम कर रहे हो, और आपके जो आप कोई ऐप्स या फिर कुछ यूज़ कर रहे हैं ना, जो वो कम ही लोग कर रहे हैं, लाइक 100 लोग या 200 लोग कर रहे हैं, तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब जब आप बिग ऑर्गनाइज़ेशन में जाओगे, तो वहाँ पे उनका यूज़र बेस ही इतना ज़्यादा है, लगा लो कि आपका एक फंक्शन है, अगर वो ओएन स्क्वायर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है? अगर एक ही टाइम पे अगर 10 लोग भी उसे एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको देखो कितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है? तो इससे अच्छा अगर उसको हम कम करेंगे, उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ेशन करेंगे, लाइक ओ एन स्क्वायर से एन लेके आएँगे, तो यहाँ पे को हमारा ऑप्टिमाइज़ेशन काम आता है, यहाँ पे को हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स काम आती हैं। ये तो चीज़ हो गई कि इनके बारे में, चलो ये 4 सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब आती है आपके लक पे, कि आपका लक कैसा है? लाइक लक, क्योंकि मैं आपको बताऊँ 80% आपका लक काम करता है इंटरव्यूज़ पे। आप कितने भी अच्छे डेवलपर हो, आपका 80% आपका लक डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, आपका सामने वाला इंटरव्यूअर कैसा है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा-सा मैं आपको समझाता हूँ। मैं इंटरव्यूअर हूँ, आपसे मैंने पूछा इन आउट पैरामीटर्स क्या होते हैं इन स्विफ्ट, ठीक है? तो आप क्या हुआ, आपको पता ही नहीं है इन आउट पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये तो नेगेटिव है, आपका ये लक नहीं है, आप बेसिकली आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की, तो आप उस समय सीधे से बाहर हो जाओगे, आपको उस समय कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? तो क्या होता है, मैं तभी बोल रहा हूँ 2 साल तक आप जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो, उस पे इतना अच्छा फ़ोकस बना लो कि आपको कुछ ऐसा तो ना हो कि जो टॉपिक पूछा आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, कुछ तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? अब जैसे इनआउट पैरामीटर्स पूछा, अब मैंने बता दिया उसको इनआउट पैरामीटर्स क्या होते हैं, लाइक फंक्शंस में जो पैरामीटर्स होते हैं उनको हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टैक में मेंटेन होती है, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो और फिर इसका एक तरीका है कि हम उसको एड्रेस पास कर दें उस फंक्शन में, तो वो जो वेरिएबल होगा उसका एड्रेस डायरेक्टली पास होगा, और हम फिर उसको उसको बेसिकली हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये आपने बता दिया। अब आता है आपका लर्न। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कन्फ्यूज़िंग होती हैं थोड़ी-सी, और हम उस समय अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, उस समय हमारा इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं होता है कि हम उसको डायरेक्टली कैच कर सकें। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे आपका लक काम करता है कि आपके सामने वाला इंटरव्यूअर कैसा है। मैं कैटेगराइज़ करूँगा लाइक बैड इंटरव्यूअर और गुड इंटरव्यूअर। बैड इंटरव्यूअर क्या होता है, वो आपको कुछ हिंट ही नहीं देगा, मतलब कुछ आपको रिएक्ट ही नहीं करेगा। वो बोलेगा कि एक क्वेश्चन दे दिया, लाइक क्या हम इन आउट पैरामीटर्स पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं? वो कुछ आपको बोलेगा ही नहीं, आपको मतलब कि आप आंसर कर रहे हो, गलत आंसर किया, सही किया, तो आपको कुछ वो हिंट ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं, तो वो बैड इंटरव्यूअर है, ठीक है? क्योंकि यार ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो चाहे तुमने कर लिए हो, लेकिन ये तो नहीं ना श्योरली कि जो आपके सामने वाला डेवलपर है उसने वो कभी चीज़ उसके सामने आई या नहीं आई, ठीक है? आपको आती है क्योंकि आपने वो कभी किया है, ठीक है? या फिर कभी आपको उस सिनेरियो में पता चला उस चीज़ के बारे में। और ऐसे ही अगर मैंने कुछ चीज़ करी जो उसने नहीं करी है, तो मैं अगर उससे पूछूँगा तो उस टाइम पे वो भी नहीं बता पाएगा, ठीक है? तो यही होता है कि इस लाइफ में जो डेवलपर ने सब कुछ नहीं किया होता है, लेकिन थोड़ा-सा आपको हिंट देनी चाहिए। जो अच्छे इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे कि ये आपने चलो ये क्वेश्चन बता दिया, तो मैं थोड़ा-सा आपको गाइड करता हूँ, क्या पता आप थोड़ा-सा और बता दो उसके बारे में, ठीक है? तो जैसे आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में पूछा, तो आपको इस वाले क्वेश्चन पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन आउट पैरामीटर्स क्या होते हैं और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दोनों आने चाहिए, तभी आप थोड़ा-सा उसको आंसर कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, ठीक है? आप जैसे उसे बताओ इंटरव्यू में कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ये होते हैं, लाइक पैरामीटर्स को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। फिर उसने बोला कि ठीक है, अब बताओ कि क्यों क्या हम इन आउट पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं? तो फिर अब थोड़ा-सा आपने चलो उसको इंटरव्यू को बता दिया कि हाँ, मुझे पता है डिफ़ॉल्ट के पैरामीटर्स के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा-सा अभी क्लिक नहीं हुआ है माइंड पे। तो थोड़ा-सा अगर वो आपको गाइड करे कि समझो कि आप क्या करते हो, इन आउट में एड्रेस भेजते हो, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, क्या इट इज़ ये सही है कि मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दूँगा अगर मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ? तो इससे आप आराम से उस चीज़ को कैच कर लोगे। तो यहाँ पे वो आपका लक काम करता है कि आपका सामने वाला इंटरव्यूअर कैसा है। तो ये थोड़ी-सी गाइड थी मेरे इस इंटरव्यू में, इस वीडियोज़ में बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, हर रोज़ के ना एक-एक क्वेश्चन्स ट्राई करेंगे कि सॉल्व करने के। सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी। आप कितना कंटिन्यू कंटिन्यू रख रहे हो चीज़ों को, ठीक है? आपने 21 दिन तक या 20 दिन तक काम कर लिया, ठीक? उसके बाद आपने फिर से छोड़ दिया उस चीज़ को, तो आपको क्या होगा, बाद में जब फिर से स्टार्ट करोगे ना, आपको फिर से ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि आप 21 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप तब तक उस चीज़ को भूल चुके होगे। तो इससे अच्छा है कि रोज़ थोड़ा-सा टाइम निकाल के थोड़ा-सा इन चीज़ों को पढ़ो, ठीक? अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स का, और जब मैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन्स iOS के और बताऊँगा, जो कि हमारे iOS कैंडिडेट जो जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो थोड़ा-सा उनको हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि जो ट्रिकी क्वेश्चन्स होते हैं, जो मैंने अभी बात करी थी, जो इंटरव्यू हिंट देता है या नहीं देता है, तो वो आपके लक पे डिपेंड है, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन्स मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा उनके बारे में, जिसमें कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा-थोड़ा कवर होते रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफ़िकेशन बेल को दबाओ और लाइक कर दो। थैंक यू।